नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, इस क्लास में जो हम 20 सवाल साइकोलॉजी के हल करने वाले हैं, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बताना है कि जब शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम हो तो क्या अध्यापक या बच्चा या विषय वस्तु या वातावरण कौन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आप सभी को बताएं कि जब शिक्षार्थी केंद्रित होगा तो बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बच्चे की रुचि के अनुसार उसकी प्रकृति और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था। और अब जो अगला सवाल है ये आगे आपके सामने है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की जो गतिविधि में जो संकलन होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। वही हमें ये बताना है कि बार बार अगर बच्चे को सजा दें या इनाम पाना है तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इसमें क्या कहना सही है। क्या उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है या उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, या फिर बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के लिए प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों की प्राकृतिक रुचि सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो साथियों, इस सवाल को जो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन है कि इस प्रकार से क्या होता है, उनकी जिज्ञासा कम हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला जो सवाल है आपके सामने है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति माह जो सप्ताह है काम करने कितने घंटे निर्धारित किया गया है। तो साथियों, आपको पता है कि जो आरटीई 2009 में जो समय बताया है शिक्षकों के लिए वो 45 घंटे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने सही हुए। जो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो क्या है, ये जो उत्तम परीक्षण होता है उसमें क्या है साथियों, 3 तो विशेषताएं दी हैं और एक भिन्न है, वो आपको यहाँ पर छांट के बतानी है। तो साथियों, एक तो विश्वसनीयता बिल्कुल उत्तम परीक्षण होता है, वैधता भी उत्तम परीक्षण का ही एक भाग है, और वस्तुनिष्ठता भी एक भाग है। जबकि अभी क्षमता बिल्कुल अलग बात है। यानी जो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है क्या होता है, उससे संबंधित सवाल आ गया है। तो चलिए, आपको बताना है जो पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है कि इस तरह की पहचान नहीं की जाती मूल्यांकन में। तो सी वाला ऑप्शन है कि सीखने की कठिनाइयों और समस्याओं के क्षेत्रों का निदान करने के लिए, तो ये भी मूल्यांकन वाली बात सही नहीं है। जबकि जो चौथा ऑप्शन है कि उस सीमा तक की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उन्हें उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमने पढ़ाया है उसे बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, ये इस बात का ही मूल्यांकन करता है। तो चलिए, अब देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरीके से सवाल आ रहे हैं आपके सामने कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके नहीं, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, बिल्कुल गलत है। कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ये भी नहीं है सही। छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले, बिल्कुल ये आप समझ चुके होंगे कि ये बिल्कुल एक सही बात है। क्योंकि भाई चिंतनशील शिक्षण से ही छात्रों की जो समस्याओं का समाधान निकलता है और वो खुद बेहतर तरीके से, आकर्षक तरीके से जो प्रभावी शिक्षक हो वो बन सकता है। चलिए, जो अगला सवाल है आपके सामने वो हम अब देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका अर्थ क्या है। तो साथियों, आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जो तुरंत ही हल दे। क्या है साथियों, जो तुरंत के तुरंत ही हल दे वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो आपको पता है यहाँ पे जो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सी वाला ऑप्शन
कि एक शोध के तत्काल समस्या का हल निकल जाए, यही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, भाई शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाही? तो आपको पता है कि इसके अनुसार एक सुविधादाता के अनुसार ही यहाँ पे एनसीएफ 2005 में माना गया है कि बच्चों को आप सिर्फ बता दीजिए, वो सीख स्वयं लेते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि विकास से की ओर बढ़ता है, यानी आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आप बोलोगे कि ये कैसे, तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि देखो क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कोई भी औरत हो सबसे मम्मी बोलता है, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, सीखते जाता है, तो वो सिर्फ अपनी मम्मी को ही मम्मी बोलता है। यानी जो सामान्य बात होती है सभी औरतों को मम्मी बोलना, जो बड़ा होने के बाद एक विशिष्ट बात हो जाती है कि अपनी मम्मी को ही मम्मी बोलना। तो इस सवाल का जो सही जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। चलिए हम अगला सवाल देख रहे हैं, आपके सामने है कि तब तक होता है, क्या होता है भाई, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये विकास से संबंधित बताई गई है। परिपक्वता और जो अनुभव है वो विकास से संबंधित यहाँ पर है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य है निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी व्यक्ति का कार्य करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों जो ये एक परिभाषा है, ये परिभाषा है डी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, थॉमसन, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और आपको इस सवाल का आपको जवाब बताना है कि जो निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो आपको ये बताना है कि निर्धारण मापनी बिल्कुल गलत जवाब, अगर आप ये दे रहे हैं तो अवलोकन भी गलत है और साक्षात्कार भी गलत है। कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण ये ही बिल्कुल सही प्रक्षेपी विधि का एक उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो आपको पता है कि 140 से ज़्यादा होती है, बी वाला ऑप्शन सही है। स्कूलों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, या छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए, या छात्रों और छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो चलिए इस सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो इस सवाल का जवाब है वो है डी ऑप्शन है कि समर्थ हैं या असमर्थ हैं, इस बात को हमें समझना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि सृजनात्मकता जो मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता से, या कम बोधगम्यता से, या अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो साथियों आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि जो सृजनात्मकता होती है वो अपसारी चिंतन से होती है। और अपसारी चिंतन जो तात्पर्य है वो क्या है भाई, कि अच्छी दृष्टि यानी ज़्यादा दूर तक सोचने वाला होता है और बिल्कुल हटकर सोचने वाला होता है। ये कल्पनाशील और चिंतनशील बहुत ज़्यादा होते हैं और निरंतर ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वही सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता होती है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने है कि जो समायोजन को बढ़ावा देती है इनमें से कौन सी वाली वो युक्ति है? तीव्र चिंतन, या अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, या बीमारी का डर, या विक्षिप्त भय, या चिंता मुक्ति। तो ये डी वाला ऑप्शन है समायोजन वाला। चलिए अगला, प्रतिभाशाली जो बालक के लक्षण हैं वो क्या हैं? तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा वो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो अभिव्यक्ति में नव्यता यानी नई अभिव्यक्ति के बारे में नया भाषण देना या नई सोच रखना और जानने की जिज्ञासा रखना, ये प्रतिभाशाली जो बालक है उसके लक्षण होते हैं। वार्तालाप यानी बातचीत करना, और अति सक्रियता यानी कुछ भी बड़बड़ाते रहना, ये सही बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, ये बिल्कुल द्वंद्व होता है। दो तरह की सोच अगर व्यक्ति के दिमाग में चल रही है तो वो द्वंद्व है कि मैं ये करूं या वो करूं। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है
कक्षा 2 की छात्र सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका जवाब आपको नहीं बता रहा। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में।